नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी और इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए घटक दलों के साथ एक स्पेशल बैठक की और इस बैठक में राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर संविधान का अमृत महोत्सव और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास के 50 वर्ष के अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा के किसानों और जवानों ने हमारा साथ दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि अब हम लोकतंत्र की हत्या करने वालों का पर्दाफाश करेंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग आज चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हमारे सभी एनडीए गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। एक बहुत बड़ी संख्या में नॉन कांग्रेस फ्रंट, जिसे हम एनडीए कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, उसकी प्रेजेंस देश की प्रगति के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी ये काउंसिल जीती जागती मिसाल है। 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी ने रखा, वह है हरियाणा का जो जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण। एक प्रस्ताव आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने रखा। वह प्रस्ताव था कि हम संविधान का अमृत महोत्सव मनाएंगे। 2025 संविधान को लागू हुए 75 साल हो जाएंगे और इसलिए उसमें छोटे बड़े कार्यक्रम मिलाकर हम संविधान वर्ष अमृत महोत्सव बनाएंगे और अमृत वर्ष मनाएंगे। जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आज़ाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। एक प्रस्ताव में अमित शाह जी ने हम सबको ध्यान में लाया है कि 50 वर्ष इमरजेंसी को लगे हुए हुआ और 50 वर्ष पूर्व इमरजेंसी की हत्या हुई 1975 में। 2025 में हम जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा का अगले वर्ष 150वां वर्ष और उसी तरीके से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां वर्ष और अगले साल ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे करने का सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हम मनाएंगे। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ साथ 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इस विषय को प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रखा और उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर चर्चा की। टीबी मुक्त भारत हम कैसे उस ओर अग्रसर हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हम जन भागीदारी से इसको हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। स्वच्छता अभियान उसको पूरी ताकत दे करके आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को भी जन आंदोलन के रूप में जागृति लाने में नए नए कार्यक्रमों को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं उस पर जोर दिया। 11 बिंदुओं को हम सबके सामने रखा है, जिसको हम आपको डिटेल प्रेस नोट में भेजेंगे और सभी लोगों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने और सभी उप मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक को बहुत ही सार्थक माना है। बहराइच से गुनहगारों को आज एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम को नेपाल भागने की कोशिश करते वक्त
गिरफ्तार किया। दरअसल रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाला यही सरफराज था। सरफराज हिंसा के बाद से फरार चल रहा था और सरफराज के एनकाउंटर पर अब सियासत हो रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सवाल उठाए। दोनों ही पार्टियां सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरफराज जैसे आरोपियों पर कार्रवाई करना गलत है? क्या सरफराज को नेपाल भागने दिया जाता? जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। सीएम योगी ने बहुत पहले ही यूपी के दंगाइयों को सख्त हिदायत दी थी कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। बावजूद इसके दंगाई अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर कर दिया। दरअसल सरफराज और तालीम नेपाल भागने की फिराक में थे। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि जब पुलिस की टीम हथियार की बरामदगी के लिए नानपारा इलाके में गई थी तो आरोपियों ने हथियार को लोड करके रखा था। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि रामगोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद रामगोपाल के परिजनों ने सीएम योगी से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरफराज के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। सरकार की नाकामी की वजह से हो रही है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। बहराइच में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, लेकिन कानून प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर इस तरह की राजनीति करना जायज नहीं है, क्योंकि अपराधियों, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में खौफ फैलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात भारत कनाडा विवाद की। निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलकर जस्टिन ट्रूडो अब चौतरफा घिर गए। पहले ट्रूडो ने कहा कि उनके पास भारतीय जनता के खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के साथ सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की थी, कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारत के खिलाफ जहर उगला, साथ साथ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रूडो की पोल खोल रहा था। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बीच ट्रूडो ने माना, निज्जर हत्या के मामले में भारत को केवल खुफिया जानकारी दी थी और कोई ठोस सबूत नहीं दिए थे। इस मामले में भारत शुरू से ही कनाडा के आरोपों को नकार रहा है। कनाडाई पीएम के बयान पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है
ट्रूडो का बयान राजनीति से प्रेरित है। वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीएम ट्रूडो ने जो बात स्वीकार की है, हम उस बात को लगातार करते रहे हैं। Several years now, we have been reminding Canada to take strong action against anti-India activities. We believe that they are being promoted there. They are being encouraged by no action being taken against them. विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि कनाडा ने हम पर जो गंभीर आरोप लगा दिए हैं, इसको लेकर उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। मतलब साफ है, ट्रूडो के आरोप सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। वो खालिस्तानी संगठनों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। We did a picture that a foreign government is engaging criminal elements in Canada to perpetrate violence against Canadians. तो दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और कनाडा सरकार से आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी। सिंह ने कहा है, निज्जर की हत्या के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और हमें कनाडियाई लोगों के रूप में मोदी की निंदा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना चाहिए। हम भारत के राजनयिकों को निष्कासित करने के आज के फैसले का समर्थन करते हैं और हम कनाडा सरकार से भारत के खिलाफ राजनयिक प्रतिबंध लगाने, कनाडा में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। जगमीत सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया कि भारत पर प्रतिबंध लगाने से कनाडा की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, कनाडा का ध्यान भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने पर होगा। लेकिन जब रिपोर्टर ने रणनीतिक नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, तो जगमीत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चले गए। जगमीत सिंह के एजेंडे से साफ है कि वो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अपने खालिस्तानी एजेंडे के लिए वो ट्रूडो सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। जगमीत सिंह की पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ गठबंधन बनाया था और निज्जर की हत्या को लेकर भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने का अभियान भी चलाया था। जगमीत सिंह भारत विरोधी अभियानों और भारत पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले महीने उनकी पार्टी ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले चुकी थी, जिससे ट्रूडो सरकार मुश्किल में फंस गई है। भारत को लेकर के ट्रूडो को मौका मिल गया कि चाइना से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने का, उस मुद्दे से, अपनी कमजोरी से, अपने फेलियर से, और ये दिखाने को कि भी देखो मैं नेशनल सिक्योरिटी में कितना स्ट्रांग हूं। फॉरेन इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में कुछ लोग कर रहे हैं, अब ये भारत है, इसकी मैं पूरी एग्रेसिव तहकीकात करूंगा। चाइना को लेकर के ट्रूडो के खिलाफ जो चार्जेस थे और हैं, उनसे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने देश के अंदर ये उसने चाल चली जो उसको बहुत उल्टी पड़ गई है। तो मतलब साफ है कि सरकार बचाने और आगामी चुनाव में जीत के लिए ट्रूडो बिना सबूतों के भारत पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की बलि दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल दी है। पन्नू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है, भारत के खिलाफ निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत सिख फॉर जस्टिस ने जस्टिन ट्रूडो को दिए हैं। पन्नू ने कहा है कि ट्रूडो को भारतीय उच्चायोग के जासूसी नेटवर्क के बारे में जानकारी भी दी थी। ट्रूडो ने निज्जर केस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। ये शब्दों का खेल तो नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है बट हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंस और एविडेंस में जो भी गैप है आपके पास अगर नहीं है, तो आपने क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया। माना जा रहा है कि चुनाव में खालिस्तान समर्थक वोट बैंक और दलों को साधने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही बयान में कहा था कि कनाडा की ओर से लगाए गए आरोप वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा लग रहे हैं।
बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।